नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये हमारे हाल ही के सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है, उसके संबंध में है कि अब जो नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स होंगे वो भी मेजॉरिटी ऑफ सर्जरीज कर पाएंगे। उसी बारे में ये आर्टिकल है। उनके अलावा जो नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स रहते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है हमारे मेडिकल सिस्टम में, कितने महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी राइटर ने इस आर्टिकल में बताया है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये एंटी कन्वर्जन या लव जिहाद जो लॉ लाया जा रहा है विभिन्न राज्यों में उसके संबंध में है। तीसरा जो हमारा आर्टिकल है ये प्रेसिडेंट की पार्डन करने की पावर, क्षमा करने की जो एक शक्ति होती है प्रेसिडेंट के पास में, उसकी बात करता है। यूएस और भारत में क्या स्थिति है इस आर्टिकल में हम इसमें जानेंगे। अंत में हमारा जैसे कि आपको पता है न्यूज़ इन फ्लैश रहता है जिसमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो ये और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। वो यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास में पार्डनिंग की पावर रहती है, क्षमा करने की शक्ति रहती है। ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, हमें कौन से आर्टिकल से में देखने को मिलती है, किस आर्टिकल से ये शक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रदान होती है। आपका ऑप्शन ए है आर्टिकल 72, ऑप्शन बी है आर्टिकल 62, ऑप्शन सी है आर्टिकल 161 या ऑप्शन डी आर्टिकल 154। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज का वर्णनात्मक प्रश्न देख लेते हैं। वह यह है कि हमारे राष्ट्रपति और जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल होते हैं उन दोनों के पास में पार्डनिंग पावर होती है, क्षमा करने की शक्ति होती है। लेकिन इनमें कौन कौन सा और कितने डिफरेंस होते हैं इसके बारे में एक चर्चा करिए। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है रोल ऑफ आयुर्वेदा इन इंडियाज मेडिकल सिस्टम। तो हम इसमें बड़े विभिन्न आयामों के बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो ये समाचार में कैसे आया? तो हाल ही में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हैज इशूड इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक एजुकेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन। तो ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, ये जो पर्टिकुलर बदलाव है, ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा लिया गया। इसके द्वारा जो जनरल सर्जरी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर है उन्हें भी विभिन्न प्रकार की 58 विभिन्न प्रकार की सर्जिकल प्रोसीजर करने की अनुमति अब मिल जाएंगी। मतलब इसका मतलब ये होगा अभी कि जैसे कि हमको पता है विभिन्न जो है चिकित्सा पद्धति रहती है, हमारे देश में भी विभिन्न चिकित्सा पद्धति है। तो एलोपैथी में जनरली हम देखते हैं कि जो एलोपैथिक डॉक्टर रहते हैं जिन्होंने एमबीबीएस करा रहता है वो डॉक्टर एमबीबीएस के बाद में इनकी मास्टर्स डिग्री रहते हैं, इनको सर्जरी करने की अनुमति होती है। लेकिन अब इनके अलावा जो दूसरे चिकित्सा पद्धति के लोग हैं जैसे आयुर्वेदा से आते हैं, उसके अलावा जो विभिन्न डिग्री होल्डर रहेंगे, मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर रहेंगे, उनको भी ये अधिकार मिलेगा कि अब वो सर्जिकल प्रोसीजर कर सके। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद का। जैसे आयुर्वेद आपको पता है कि हमारे भारत की ही एक चिकित्सा पद्धति है, भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। इसका अपने आप में इम्पोर्टेंस भी है और रोल भी आ जाता है। अब ये रोल कहाँ कहाँ है राइटर ने बताया है। तो महाराष्ट्र का उदाहरण उन्होंने दिया है कि यहाँ पे 108 इमरजेंसी रिस्पांस एम्बुलेंस सर्विस सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो इनमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो मोस्टली वो डॉक्टर होते हैं जो नॉन एमबीबीएस हैं। मतलब या तो वो आयुर्वेद मेडिकल सिस्टम से उन्होंने पढ़ाई करी हो, या तो होम्योपैथी में हो वो, या तो यूनानी में हो। तो ये कुछ विभिन्न जो अलग अलग पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स रहते हैं ये अपनी सेवाएं 108 इमरजेंसी रिस्पांस एम्बुलेंस सर्विस में प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इनका महत्व एक आ जाता है। उसके अलावा कोविड के दौर में हमको ये देखने को मिला कि बहुत से क्वारंटाइन सेंटर्स ऐसे थे जहाँ पर नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स थे, नॉन एमबीबीएस डॉक्टर्स थे। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो जन सेवा की एक पूरी भूमिका होती है वो बड़ी बखूबी से निभाई। उसके अलावा
यहाँ पर उनका व्यय भी ज़्यादा नहीं होता है। ये बहुत कम पे में भी एज़ कम्पेयर टू अगर हम MBBS डॉक्टर देखें तो उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम पे में भी ये काम कर लेते हैं। तो इसके कारण सरकारों पर जो एक्सपेंडिचर का भार है वो भी कम होता है और आपको कम कॉस्ट में एक डॉक्टर, एक चिकित्सक अवेलेबल यहाँ पर हो जाता है। उसके साथ में इनकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली ट्रेन ग्रेजुएट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, राइटर ऐसे बताते हैं। और ये सिर्फ राइटर का ही विचार नहीं है, राइटर बताते हैं कि आयुष मंत्रालय जो है, जो कि आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए एक पूरा मंत्रालय का गठन किया गया है। इनका प्रायोरिटी एरिया हमारा गवर्नमेंट का यही है कि हम इन्हें भी प्रमोट करें एलोपैथी के साथ में। तो यहाँ पे आयुर्वेद और सर्जरी, इनका क्या रिलेशन रहा है वो हम जान लेते हैं। तो अभी का जो मॉडर्न मेडिसिन है, इसमें शर सूत्र जो है, इसका बड़ा सा ही एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो पर्टिकुलर पद्धति की जो सर्जरी है, ये आयुर्वेद की जो टेक्स्ट में जो पद्धति मेंशन है वहाँ से ली गई है। उसके अलावा जो MCGM है, मुंबई की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने भी कई आयुर्वेदिक सर्जन को विभिन्न हॉस्पिटल्स में अपॉइंट किया है। उसके अलावा सम ऑफ द 58 प्रोसीजर आर टू कॉम्प्लेक्स फॉर देम टू परफॉर्म। तो यहाँ पर एक चिंता ये हमेशा से बनी रहेंगी कि ये जो 58 अलग अलग सर्जिकल प्रोसीजर हैं, उसके लिए ये अभी इतने ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, आज अगर हम देखें कि जो असिस्टेंट सर्जन होता है वो या तो होम्योपैथी से या आयुर्वेद से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट रहता है, वो बखूबी अपना रोल निभाता है। और राइटर ने तो इस आर्टिकल में ये भी बताया कि जो न्यूली एलोपैथिक सर्जन होता है, उससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनसे काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस के बाद में आता है। तो आपने 58 अलग अलग सर्जरीज की यहाँ पे परमिशन दी है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इससे मनुष्य जीवन को भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अगर आप परमिशन दे रहे हो तो हमको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी प्रॉपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, सतर्कता हो सकती है, हम पहले बढ़ते उनको प्रॉपरली ट्रेन कर ले, हम ये चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये एंटी कन्वर्जन लॉज के संबंध में है। तो जैसे हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल सबकी तैयारी चल रही है लव जिहाद लॉ लाने की, और यूपी में तो ऑर्डिनेंस भी पास हो गया है। तो ये लॉ है क्या, इस बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लॉ में कहीं पे भी इस्लामोफोबिक शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। जैसे कई लोगों ने जिन्होंने विरोध करा इसका, इन्होंने ये एक बात कही कि ये कहीं ना कहीं एक इस्लामी फोबिया क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, इस्लाम के नाम से दुष्प्रचार करने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन कहीं पर भी एक्ट में इस्लामोफोबिक वर्ड नहीं है। लेकिन इसके साथ में फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर्ड भी कहीं नहीं, जो हमारे धर्म प्रैक्टिस करने की जो स्वतंत्रता रहती है, ये भी कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है। क्योंकि अगर हम अलग अलग एंटी कन्वर्जन लॉज देखें, जो अभी तक एंटी कन्वर्जन लॉज है हमारे देश में, कुछ स्टेट्स में अभी भी है, उसकी स्टार्टिंग फ्रेज में ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। लेकिन इन सो कॉल्ड लव जिहाद लॉज में फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रेज कहीं भी मेंशन नहीं है। उसके साथ में ग्राउंड्स फॉर डिक्लेयरिंग एस मैरिज एस इलीगल। तो क्या विभिन्न ग्राउंड रखे गए हैं मैरिज को इलीगल बनाने के लिए? तो यहाँ पर फोर्स, कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, डिसिट, इन सारे शब्दों का तो उपयोग किया गया है। उसके साथ में एलुरिंग इनटू मैरिज, मतलब मैरिज के लिए लुभाना या प्रलोभन देना, इसको भी एक्ट में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत मैरिज इलीगल हो सकती है। तो एलुरिंग इनटू मैरिज एज एन एडिशनल ग्राउंड, तो यहाँ पर जो यूपी का लॉ है उसके बिहाफ में स्पेसिफिकली कहा गया है। और ये जो एलुरिंग इनटू मैरिज, शादी के लिए प्रलोभन देना, ये जो पर्टिकुलर फ्रेज का यूज़ किया गया है, ये इंस्पायर्ड है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लॉज से। तो यहाँ पे प्रेजेंट टर्म्स क्या होंगे वो देख लेते हैं कि अगर आप जनरल हो, आप मैन या एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे 1 से 5 वर्ष तक की जेल हो सकती है। उसके अलावा 3 से 5 वर्ष तक की जेल हो सकती है उस केस में जब जिस इंसान को आप कन्वर्ट कर रहे हो वो वुमेन या SC ST मेंबर हो।
उसके अलावा 3 से 10 वर्ष की सजा हो सकती है उस स्थिति में जहां पर मास कन्वर्जन हो रहा हो। तो कुछ रिलेवेंट प्रेसिडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इसके अलावा कुछ और दूसरे न्यायालय हैं उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। रेव स्टैनिस्लैव्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इस केस में 1977 का केस है ये। इसमें कहा गया है राइट टू प्रोपेगेट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट। तो जैसे हमको राइट टू प्रोपेगेट आर रिलीजन, इसकी हमको स्वतंत्रता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें राइट टू कन्वर्ट शामिल नहीं है। तो आप जबरदस्ती किसी से भी कन्वर्शन नहीं करवा सकते, ये आपका हक नहीं है। उसके अलावा राइट टू प्राइवेसी जजमेंट 2017 में हुआ है, क्योंकि रिलीजन जो है ये एक बहुत ही पर्सनल मामला है। तो ये मुस्तक है कि मैं अपना जो धर्म है, अपना जो रिलीजन है, वो मैं दूसरों को बताना चाहता हूँ भी कि नहीं चाहता हूँ। उसके बाद में सफीन जहान हदिया केस 2018 का हुआ है। ये लव जिहाद का इस केस में आरोप लगाया गया था कि यहाँ पे लव जिहाद हुआ है, फोर्सफुली जो लड़की है उसका जो रिलीजन है वो चेंज कराया गया है। लेकिन आखिरकार बड़े विभिन्न एक पूरी स्टोरी चली थी ये, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ये माना कि लव जिहाद जैसी कोई भी स्थिति यहाँ पर नहीं हुई है, और जो शादी है वो सिर्फ कन्वर्जन के उद्देश्य से नहीं की गई है। तो चलिए हमारा अंत के आर्टिकल पे आ जाते हैं, जो कि है राष्ट्रपति के पावर के संदर्भ में। तो न्यूज़ में कैसे ये विषय बना हुआ है, क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट है, अब तो ये जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, इन्होंने अपनी पार्डनिंग की पावर को यूज़ किया है, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। तो माइकल फ्लैन जो है, जो कि इनके फॉर्मर पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, इन पे आरोप लगा था, जो कि सिद्ध हुआ था। इन्होंने वहाँ की जो FBI है, सूचना एजेंसी है, उनसे सच्चाई छुपाई थी, प्लीडेड गिल्टी फॉर लाइंग, झूठ बोलने के लिए इनको गुनहगार वहाँ पे ठहराया गया था। तो अब तो न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया था, लेकिन राष्ट्रपति के पास में पावर होती है कि वो उन्हें पार्डन कर सकता है, वो क्षमा कर सकता है आरोपी को। तो इसी शक्ति का उपयोग किया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने, और जो इनके फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइजर है माइकल फ्लिन, इनको पार्डन कर दिया है। तो भारत के लिए हम भारत के संदर्भ में भी देख लेते हैं कि भारत के संदर्भ में जो पार्डन की पावर है ये आर्टिकल 72 से आती है। आज का जो हमारा MCQ था उसका उत्तर है आर्टिकल 72। तो आर्टिकल 72 के अंदर हमारे राष्ट्रपति को ये पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को जिसने क्राइम किया है उसकी सजा क्षमा कर सकते हैं। लेकिन ये जो पावर है ये इनको यूज करनी है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट। तो जो मंत्रियों का समूह है, जो कैबिनेट है, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी सलाह पर ही वो अपनी ये शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिलेवेंट जजमेंट है, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसमें संक्षिप्त में ये कहा गया है कि जो पूरा अधिकार है कि कौन पार्डन करेगा, ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है, लेकिन वो जो हमारा कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनके एड एंड एडवाइस से बाइंडेड है। तो जो एड एंड एडवाइस उनको मिलेंगी कैबिनेट के द्वारा, वो उनको पालनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर एक चांस ये बनता है कि अगर प्रेसिडेंट को ठीक नहीं लगता है तो वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए कैबिनेट के पास में भेज सकते हैं। लेकिन अगर कैबिनेट उसमें कोई संशोधन नहीं करना चाहे तो आपको पार्डन करना ही पड़ता है। उसके अलावा एक और पावर है जो पार्डनिंग की मिलती है हमारे राज्यपालों को, यह आर्टिकल 161 में मिलती है। यहाँ पर गवर्नर पार्डन कर सकते हैं बट डज नॉट एक्सटेंड टू डेथ सेंटेंसेस। तो डेथ सेंटेंसेस के जो केसेस रहते हैं वहाँ पर गवर्नर जो है वो पार्डन नहीं कर सकते, लेकिन ये पावर हमारे प्रेसिडेंट्स को, हमारे जो राष्ट्रपति है, उनको मिली हुई है। तो चलिए आज का न्यूज़ इन फ्लैश देख लेते हैं। न्यूजीलैंड जो कि एक बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छे निर्णय लिए गए हैं, फिर वो कोविड की बात हो, पर्यावरण की बात हो, उसी ओर में एक और नया निर्णय वहाँ पे लिया गया है कि अब हम क्लाइमेट इमरजेंसी के दौर में आ गए हैं ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने के लिए। तो ये एक सिंबॉलिक स्टेप है। ऐसा स्टेप जो है वो कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन के भी द्वारा पूर्व में लिया जा चुका है। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से कॉम्बैट करने के लिए अब इन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित कर दिया है। तो ये बड़ा एक अच्छा सिंबॉलिक स्टेप है। देखते हैं कैसे कैसे
ये इस पूरी परिस्थिति से लड़ते हैं, क्या क्या कदम उठाते हैं। बड़ी देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ होंगी ये। अभी अभी वहाँ पे न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आई है, जो पिछली गवर्नमेंट थी वही वापस इलेक्ट हुई है। तो महत्वपूर्ण बात रहेंगी कि ये कैसे स्टेप्स उठाते हैं और कैसे उदाहरण सेट करते हैं वर्ल्ड के लिए। तो चलिए, हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, अब जो हमारे पीडीएफ रहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन जो है, आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की जानकारी मिल जाएगी, और आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर इस वीडियो के पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।